Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to start last chapter of class 12, Journey to the End of the Earth. This chapter is written by Tishani Doshi. So now let's see what is there in the chapter. Journey to the End of the Earth. Tishani Doshi described the journey to the coolest, driest and windiest continent in the world. You must know what is the meaning of continent. Continent का मतलब होता है महाद्वीप, ठीक है? So in this chapter Tishani Doshi is telling about the coldest, सबसे ज्यादा ठंडा, सबसे ज्यादा ड्राइस्ट और सबसे ज्यादा विंडियस्ट मीन्स बहुत ज्यादा तेज तेज हवाएं चलती है इस कॉन्टिनेंट में. इसका नाम है एंटार्क्टिका. ओके, व्हाई इट इज सेड दैट जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ. ऐसा इसलिए कहा गया है दैट एंड ऑफ द अर्थ मीन्स द वेदर कंडीशन ऑफ दिस प्लेस आर सच लाइक इट फील्स दैट वी आर इन द एंड ऑफ द अर्थ. ओके, ऐसी सिचुएशन होती है यहाँ की, ऐसा लगता है दैट the earth is at its last stage. Okay, so, or we can say that it is the last corner of the earth. सबसे ज्यादा लास्ट कॉर्नर है ये अर्थ का, ऐसा भी इस चैप्टर के टाइटल से हम समझ सकते हैं. ठीक है, द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन एंटार्क्टिका. मतलब पूरे वर्ल्ड की जियोलॉजिकल हिस्ट्री इस प्लैनेट में ट्रैप्ड है, मतलब इसको स्टडी करके हम समझ सकते हैं. जियोफ ग्रीन्स स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम एम्स एट टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड. देखिए यहाँ पर ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में एक ट्रेवल, इट्स लाइक अ ट्रेवल व्लॉग के जैसा है ये. कैसे? इन दिस चैप्टर द नरेटर इज द पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम स्टूडेंट ऑन आइस, SOI. ओके, SOI एक प्रोग्राम है जियोफ ग्रीन का चलाया हुआ. इस प्रोग्राम का एम है कि ये लोग हाई स्कूल स्टूडेंट्स को ले जाते हैं टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड के एंड पर ले जाते हैं, एंड यानी किनारे पर ले जाते हैं, टू स्टडी द प्लैनेट, टू स्टडी द कॉन्टिनेंट. ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि नाम से ही समझ में आता है, स्टूडेंट ऑन आइस. ठीक है, मीन्स द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू द प्लेस विच इज कवर्ड विथ आइस कंप्लीटली, है ना. तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है इसमें हमें यही पढ़ना है दैट एंटार्क्टिका में किस तरीके की वेदर कंडीशन होती है, किस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एंटार्क्टिका जो है वो जियोलॉजिकल हिस्ट्री को ट्रैप किया हुआ है. ओके, Now, Doshi thinks that Antarctica is the place to go and understand the Earth's present, past and future. मतलब यहाँ तक कहा है, इस चैप्टर में कहा गया है कि एंटार्क्टिका वो प्लेस है जहां पर जाकर आप अर्थ के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को समझ सकते हैं. Now let's have a look of the summary. Summary का एक लुक देखते हैं. The narrator boarded a Russian research ship, the academic Sokolsky. अब देखिए यहाँ पर एक, जैसे मैंने कहा आपको, स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम जो है, ये प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए था और दे वर ट्रेवलिंग थ्रू अ शिप के थ्रू वो ट्रेवल कर रहे थे. रशियन शिप थी, रशियन रिसर्च शिप, जिसका नाम था एकेडमिक सोकोल्स्की. ठीक है, It was heading towards the coldest, driest and the windiest continent in the world. ये तीनों वर्ड्स याद रखने हैं आपको. These are the features of the continent. These are the features of Antarctica. Okay. His journey began 13.09 degree north of the equator in Madras, now Chennai. He crossed 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water and at least 3 ecospheres. He traveled over 100 hours in car, aeroplane and ship to reach there. Now, what is the summarization of his journey? कि उन्होंने अपनी ट्रेवल स्टार्ट की थी 13.09 डिग्री नॉर्थ. These are like, जैसे हमने यहाँ पर कहा
13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर यू मस्ट नो, इक्वेटर का मतलब होता है एक इमेजिनरी लाइन जो अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है, ठीक है। सो द इक्वेटर पासेस थ्रू मद्रास, जिसका नाम अब चेन्नई है, तो वहां से इक्वेटर गुजरता है। 13.09 ये एक तरीके का डायरेक्शन मैप पढ़ने का, डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने का एक मेजरमेंट होता है, ठीक है। वहां से उन्होंने, इफ वी टॉक इन अ सिंपल लैंग्वेज, तो उन्होंने अपनी जो जर्नी है वो मद्रास चेन्नई से स्टार्ट की थी। उन्होंने 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट्स, 3 वाटर बॉडीज और एटलीस्ट 3 इकोस्फीयर क्रॉस किए थे। टाइम जोन मतलब समझते हैं आप, लाइक वी हैव लिसन दैट इन इंडिया इफ इट्स नाइट, सो इन अमेरिका देयर विल बी मॉर्निंग, ठीक है। और हर एक कंट्री का जो टाइम है दैट इज डिफरेंट टू द अदर कंट्री। अगर हमारे यहाँ इवनिंग है तो मे बी इन सम कंट्री देयर विल बी मॉर्निंग, मे बी इन सम कंट्री देयर विल बी नून। तो ऐसे जो टाइम जोन है वो अलग अलग होते हैं। तो उन्होंने 9 टाइम जोन को क्रॉस किया, 6 चेक पॉइंट्स को, 3 वाटर बॉडीज को और कम से कम 3 इकोस्फीयर को क्रॉस किया। इकोस्फीयर का मतलब एक अलग अलग तरीके का जो एटमॉस्फेयर होता है उनको उन्होंने क्रॉस किया। 100 आवर्स तक कार, एरोप्लेन, शिप में ट्रेवल किया, तब जाकर उनकी ट्रेवल पूरी हुई, उनकी जर्नी पूरी हुई। नाउ सी सम थिंग्स आर टोल्ड अबाउट द कॉन्टिनेंट, सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट। इसका नाम है गोंडवाना, ओके। 650 मिलियन years ago, a giant southern supercontinent Gondwana did indeed exist. यहाँ पर आपको ये बताने की कोशिश की गई है कि पूरा जो वर्ल्ड है इट वॉज नॉट डिवाइडेड इन डिफरेंट कंट्रीज इन पास्ट टाइम, है ना। अलग अलग कंट्रीज में डिवाइडेड नहीं था ये। 650 मिलियन ईयर अगो एक सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था गोंडवाना, ठीक है। इट सेंटर्ड रफली अराउंड प्रेजेंट डे अंटार्कटिका। और ये कहां पर था? आजकल जहां पर अंटार्कटिका है वहां पर था। ह्यूमन बीइंग हैडंट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन, वहां तक अभी भी ह्यूमन बीइंग पहुंचे नहीं थे। द क्लाइमेट एट दैट टाइम वॉज मच वार्मर, उस समय का जो क्लाइमेट था वो गर्म था। इट सपोर्टेड अ ह्यूज वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फाना। मीन्स इफ द क्लाइमेट इज वार्म, सो दैट is helpful in growth of flora and fauna. Flora and fauna का मतलब आप समझते होंगे। Flora means the plants and trees and fauna means different kinds of animal. Okay, तो warm अगर atmosphere है तो many kinds of flora and fauna we can see. When the dinosaur became totally extinct, the age of mammal began. जब डायनासोर completely extinct हो गए, मतलब फिनिश हो गए, तब mammals की जो एज है वो स्टार्ट हुई। मैमल्स मीन्स द एनिमल गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, टू अ बेबी एनिमल, ओके, नॉट लेज एग। ऐसे एनिमल जो अंडे नहीं देते हैं, बच्चे देते हैं, दोज आर कॉल्ड मैमल्स, ओके। सो द लैंड was forced to separate into countries as they exist today. मतलब यहाँ इस पैराग्राफ में हमें ये समझाने की कोशिश की गई है that there was a big supercontinent. Continent may be a smaller area and supercontinent means a larger place. So it was a supercontinent. Slowly it separated into different countries. जिस तरीके से आज countries हैं वैसे ये separate हो गया. Now what is the study, means what they have studied in Antarctica. जो students हैं उन्होंने Antarctica में क्या study किया, why they go there, okay. The purpose of the visit was to know more about Antarctica. ये जो visit थी student on ice प्रोग्राम के थ्रू जिन बच्चों को वहां ले जाया जाता है, तो they don't go there for picnic, right? वो वहां पिकनिक के लिए नहीं जाते, they go there for some study. So it is to understand and the significance of Cordilleran folds and Precambrian granite shields, ozone and carbon evolution and extinction. 90% of the Earth's total ice volume are stored in Antarctica. You can see 90% तक ice volume जो है पूरे वर्ल्ड का वो कहाँ पर अवेलेबल है, अंटार्कटिका में.
ठीक है। आइसबर्ग्स आर एज बिग एज कंट्रीज, वहां पर इतने बड़े बड़े आइसबर्ग हैं जैसे कि कोई बड़ी सी कंट्रीज। डेज गो ऑन एंड ऑन इन 24 आवर एस्ट्रल समर लाइट, मतलब वहां पर एस्ट्रल समर लाइट एक नजर आता है। 24 आवर्स जो दिन है वो 24 आवर्स चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। ठीक है। ये जो एंटार्क्टिका नाम का कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर हम ग्रेनाइट शील्ड को, कॉर्डिलेरियन फोल्ड्स को स्टडी कर सकते हैं, है ना। और ओजोन लेयर क्या होती है, या कार्बन लेयर, कार्बन साइकिल क्या होता है, इवोल्यूशन और एक्सटिंक्शन क्या होता है। इवोल्यूशन का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर स्पीशीज का पहले स्टार्ट होना और उसका धीरे धीरे ग्रो होना, डेवलप होना, और एक्सटिंक्शन का मतलब होता है उसका फिनिश हो जाना। ठीक है। तो 90% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम, आइस वॉल्यूम इज देयर इन अंटार्कटिका। इतना ज्यादा ठंडा है वहां पर कि 90% जो बर्फ है वो वहीं पर अवेलेबल है। नाउ ह्यूमन इम्पैक्ट, you know, the nature is so beautiful and there is a proper balance in nature. नेचर में एक बहुत अच्छा प्रॉपर बैलेंस है, बहुत सिंपल है हमारी नेचर, बट बिकॉज ऑफ द ह्यूमन इम्पैक्ट the quality of the nature, the peace and the balance of the nature is getting destroyed day by day. मतलब ह्यूमन इम्पैक्ट, ह्यूमन बीइंग जिस तरीके से अर्थ पर या हमारे जो नेचुरल सिस्टम है इन पर जिस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं वो बहुत ज्यादा हार्मफुल चीज है। सो सेम इन द एंटार्क्टिका ऑल्सो इट कैन बी सीन। द मोस्ट hotly contested debate of our time is whether West Antarctica ice sheet will melt entirely or no. See, we people have to टेक केयर ऑफ द थिंग्स अराउंड अस, हमारे आसपास जो हमसे रिलेटेड चीजें हैं हमें केवल उनका ही ध्यान रखना होता है। बट द एनवायरमेंटलिस्ट, जो एनवायरमेंटल का ध्यान रखने वाले लोग होते हैं, सो व्हाट द साइंटिस्ट, द एनवायरमेंटलिस्ट, दे थिंक अबाउट द नेचर ऑल्सो। सो देयर इज अ हॉट टॉपिक ऑफ डिबेट गोइंग ऑन कि वेस्ट एंटार्क्टिका में जो बड़ा सा आइस शीट है क्या वो पूरी तरीके से मेल्ट हो जाएगा या नहीं। ठीक है। एंड इफ इट मेल्ट्स, अगर ये मेल्ट होता है तो पूरा जो वर्ल्ड है दैट विल बी ड्राउन इन वाटर, पानी में डूब जाएगा। ठीक है। सो हु इज रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द मेल्टिंग आइस, कौन रिस्पॉन्सिबल है इस पिघलती हुई बर्फ के पीछे। इफ यू वांट टू स्टडी द अर्थ्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, एंटार्क्टिका इज द प्लेस फॉर अस टू गो। अगर हम अर्थ के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में जानना चाहते तो हमें एंटार्क्टिका जाना चाहिए। एंटार्क्टिका हैज अ वेरी सिंपल इकोसिस्टम एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एंटार्क्टिका का जो इकोसिस्टम है वो बहुत ही सिंपल है और यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी की कमी है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है अलग अलग टाइप के फ्लोरा एंड फॉना। ठीक है। It is the perfect place to study how little changes in environment can have big result, repercussion। ठीक है। किस तरीके से जो छोटे छोटे चेंजेस है वो भी बड़े बड़े रिजल्ट एनवायरमेंट में दे सकते हैं। ठीक है। Scientists warn that the further depletion of ozone layer will affect the lives of sea animal and birds of the region। मतलब जो साइंटिस्ट हैं, जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, वो हमें अवेयर करते हैं कि अगर ज्यादा डिप्लीशन होता है ओजोन लेयर का, डिप्लीशन का मतलब होता है डिस्ट्रॉय होना। वी मस्ट हैव स्टडी अबाउट दिस टॉपिक इन अवर साइंस बुक। ओजोन लेयर किस तरीके से डिस्ट्रॉय हो रही है ये हम सभी पढ़ चुके हैं। ठीक है। ओजोन लेयर का डिस्ट्रॉय होना मतलब कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन लेयर, जो एक गैस की लेयर है, वो डिस्ट्रॉय होती है और उसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में सन की अल्ट्रावायलेट रेज इंटर करती है। ठीक है। तो ये जो ओजोन लेयर है इसका डिप्लीशन अगर होता रहेगा तो ये सी एनिमल, जो समुद्र में रहने वाले एनिमल है, उनके लिए, बर्ड्स उस एरिया के, उनके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाएगा।
इट विल ऑल्सो अफेक्ट द ग्लोबल कार्बन साइकिल, और इसकी वजह से ग्लोबल कार्बन साइकिल भी अफेक्ट होगा, है ना. सो द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज अ रीजन ऑफ ह्यूमन इम्पैक्ट. ह्यूमन बीइंग की वजह से होता है पॉल्यूशन, और उसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट होती है. One more thing is there, the burning of fossil fuel has polluted the atmosphere. Burning of fossil fuel you must know. Fossil fuel का मतलब होता है like कोल, पेट्रोल, है ना, these are the fossil fuel. तो इन fossil fuel को जलाने से एटमॉस्फेयर पॉल्यूट होता है, और इट क्रिएटेड अ ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड. और इसकी वजह से क्या हुआ है, पूरे वर्ल्ड में चारों तरफ एक कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लैंकेट जैसा बन गया है. इट इज इंक्रीजिंग द ग्लोबल टेम्परेचर विच इज विजिबल एट एंटार्क्टिका व्हेन वी सी आइसबर्ग मेल्टिंग अवे. अब देखो, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का एक रीजन ये भी है ना. कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो ओजोन लेयर के नीचे एक लेयर बना लेती है, और जिसकी वजह से सूर्य की जो सन रेज जितनी भी होती है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं जा पाती है, एंड दोज रेज इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ, है ना. क्या होता है, उसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है, और ये जो बढ़ता हुआ टेम्परेचर है ये हम एंटार्क्टिका में देख सकते हैं. हम देखते हैं वहां पर किस तरीके से बड़े बड़े आइसबर्ग जो है वो मेल्ट हो रहे हैं, है ना. जैसे जैसे आइसबर्ग मेल्ट होंगे वैसे वैसे सी वाटर लेवल बढ़ता है, समुद्र का जो वाटर लेवल है वो बढ़ता है, और वो वाटर लेवल हमारे जो रेसिडेंशियल एरिया जहां पर लोगों ने घर बना के रखे हैं, उन कोस्टल एरियाज पर जो घर है उनको डिस्ट्रॉय कर देता है ना. इसीलिए जो ओजोन लेयर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसका डिप्लीशन हमारे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है. ठीक है. इफ द ग्लोबल टेम्परेचर कीप्स ऑन आइस द ह्यूमन रेस मे बी इन पेरिल. अगर इसी तरीके से चलता रहा ह्यूमन इम्पैक्ट और आइसबर्ग का मेल्ट होना, तो हम लोग सब बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे. ठीक है. Students on Ice is a program which provides the students an ample opportunity to understand how global temperature can be big threat to human existence. अब स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम के थ्रू जब हम इनको ले जाते हैं किसी पर्टिकुलर प्लेस पर, उन स्टूडेंट्स को, तो वो जो स्टूडेंट्स हैं वो एक बड़ा मौका, एम्पल अपॉर्चुनिटी मतलब एक बड़ा मौका उनको मिलता है, ताकि वो ग्लोबल टेम्परेचर किस तरीके से बढ़ रहा है, किस तरीके से ग्लोबल टेम्परेचर ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए बहुत जरूरी है. ठीक है. तो ये चीज हम वहां पर देख सकते हैं. हमसे मतलब कौन, द स्टूडेंट्स हु गो ऑन दिस प्रोग्राम, जो स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम में जाते हैं वो. ठीक है. नाउ जियोफ ग्रीन थिंक्स दैट हाई स्कूल स्टूडेंट्स आर फ्यूचर ऑफ पॉलिसी मेकर. फ्यूचर पॉलिसी मेकर जो ये पर्सन है जिनका ये पूरा आइडिया था, जियोफ ग्रीन, ये सोचते हैं कि जो हाई स्कूल स्टूडेंट है वो फ्यूचर के पॉलिसी मेकर हैं. दे कैन हेल्प इन सेविंग द अर्थ फ्रॉम इकोलॉजिकल डेंजर्स एंड इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. केवल वही है जो ग्लोबल वार्मिंग को और हमारे इकोलॉजिकल डेंजर्स को रोक सकते हैं. नाउ सी व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज से क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है. The author gives us an example to show how small changes in atmosphere can be threatening. हमको ऑथर एक एग्जाम्पल देते हैं कि किस तरीके से छोटा सा चेंज जो है वो थ्रेटनिंग हो सकता है. थ्रेटनिंग का मतलब एक तरीके की चेतावनी हो सकता है हमारे लिए. ठीक है. द माइक्रोस्कोपिक फाइटो प्लैंक्टन्स आर सिंगल सेल्ड प्लांट. सिंगल सेल प्लांट होते हैं फाइटो प्लैंक्टन्स. ठीक है. दे नरिश द एंटायर सदर्न ओशंस फूड चेन. और ये क्या करते हैं, पूरे सदर्न ओशन में जो फूड चेन है उसको सेटिस्फाई करते हैं, उसको नरिश करते हैं. मतलब जो दूसरे एनिमल्स हैं वो इनको खाते हैं और वो सरवाइव करते हैं. ठीक है. दे यूज द सन्स एनर्जी टू एसिमिलेट कार्बन एंड सप्लाई ऑक्सीजन. ये क्या करते हैं, जो प्लांट्स हैं वो
सूर्य की एनर्जी को और कार्बन को यूज करते हैं ऑक्सीजन को सप्लाई करने के लिए. दिस इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, फोटोसिंथेसिस में होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं. ठीक है. एनी फर्दर डिप्लीशन इन द ओजोन लेयर में अफेक्ट दिस फंक्शनिंग एंड इनडायरेक्टली अफेक्ट द लाइफ ऑफ मेरीन एनिमल. मतलब एक छोटा सा चेंज भी, एक छोटा सा डिप्लीशन भी अगर अब होता है ओजोन लेयर में, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से जो मरीन एनिमल है, मरीन एनिमल का मतलब होता है समुद्र में रहने वाले एनिमल, उनकी लाइफ, उनके फंक्शंस डिस्टर्ब होंगे. नाउ सी वॉक ऑन द ओशन. अब इस चैप्टर का, इस जर्नी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, वॉक ऑन द ओशन. स्टार्टिंग के पैराग्राफ में जो अभी तक हमने पढ़ा उसमें हमें ये बताया गया है कि किस तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं वो वहां पर गए उस प्रोग्राम, उस पर्टिकुलर प्लेस में, और वहां जाने के पीछे उनका एम क्या था. ठीक है. नाउ वॉक ऑन द ओशन. ओशन पर वॉक करना, इट वॉज द मोस्ट थ्रिलिंग एक्सपीरियंस ऑफ द विजिट. मतलब समुद्र पर चलना एक बहुत बड़ा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था. वी क्लाइम्ड डाउन द गैंग प्लैंक एंड वॉकड ऑन द ओशन. मतलब वो ओशन में चल रहे थे. इट वॉज अ सरप्राइजिंग थिंग फॉर द ऑथर, क्योंकि उन्होंने कभी इतनी ठंडी प्लेस नहीं देखी थी. ठंड इतनी ज्यादा थी कि समुद्र का जो पानी है एक पर्टिकुलर प्लेस, एक पर्टिकुलर डेप्थ तक वो जम गया था बर्फ में. ठीक है. तो उनके लिए एक बहुत एक्साइटिंग जर्नी थी, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा था कि वो समुद्र के ऊपर चल पा रहे. इससे पहले क्या कभी भी उन्होंने, सबसे पहली चीज तो उन्होंने समुद्र देखा ही नहीं था. और मान लीजिए इनके टीवी वगैरह में देखा भी है तो क्या वो ओरिजिनल जा पाएंगे वहां पर, नहीं. तो यहाँ पर जो प्लेस है, चिल्ड्रन को बहुत ज्यादा डिफरेंट फील हो रहा था, क्योंकि वो समुद्र के ऊपर चल रहे थे, क्योंकि समुद्र की जो ऊपरी लेयर है वो पूरी काफी मोटे से बर्फ में जम जाती है. नाउ ही इज टोल्ड दैट दे वर 52 लोग थे और ये चल रहे थे. वी वर वॉकिंग ऑन अ मीटर थिक आइस पैक. मतलब वो बता रहे हैं कि हम एक मीटर मोटे आइस पैक पर चल रहे हैं. ठीक है. अंडर द आइस पैक देयर वॉज 180 मीटर ऑफ लिविंग ब्रीदिंग सॉल्ट वाटर. अब देखिए उन्होंने क्या बताया कि ये जो 180 मीटर, सॉरी 1 मीटर थिक यानी मोटा, 1 मीटर मोटा जो आइस पैक है, आइस का जो लेयर है, उसके नीचे 180 मीटर तक लिविंग ब्रीदिंग सॉल्ट वाटर है. लिविंग यानी जो वहां पर रह रहे हैं, जिंदा है. ब्रीदिंग, जो जिंदा है वो सांस भी लेगा, और समुद्र में होता है सॉल्टी वाटर. ठीक है. तो ये सारी चीजें वहां पर अवेलेबल है. जो सील है, सील एक शिप का फिश का नाम होता है, वो अच्छे तरीके से एंजॉय कर रही है. नरेटर जो है वो वंडर कर रहे हैं कि द नरेटर वाज वंडरिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ द प्लेस. उस पर्टिकुलर प्लेस की ब्यूटी के लिए वो वंडर कर रहे हैं, उनको आश्चर्य हो रहा है ना. He wished it would not become a warm place as it used to be million of years ago. If it happens, the result can be ruinous. देखो नरेटर जो है वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है, अगर जो इंटरफेरेंस है ह्यूमन बीइंग का वो बढ़ता जाता है इस प्लैनेट पर, इस कॉन्टिनेंट पर, तो डेफिनेटली ये जो कॉन्टिनेंट है ये हमारे लिए रहने की लायक जगह नहीं बचेगी. सो दिस वॉज द चैप्टर. यू हैव टू वॉच द वीडियो 2-3 टाइम्स. इसको 2-3 बार देखना है. जर्नी की जो डिटेल्स है, शॉर्ट जो इस पीपीटी में भी लिखी हुई है, उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है. इफ यू विल वॉच द वीडियो 2-3 टाइम्स तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये वीडियो समझ में आ जाएगा, कौन कौन सी स्टेप है और एक के बाद एक क्या क्या चीजें हुई थी. ओके. नाउ यू हैव टू वॉच द वीडियो. इफ यू लाइक, if it's a good video, like and share, and do watch all the videos that I send you for revision. जितने भी रिविजन के लिए आपको वीडियो भेजती हूँ मैं, उनको प्लीज आप लोग देखिए, so that you will feel easy to appear in your exam. Okay, thank you, take care.